नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि भारत में जो कई सारे स्टेट हैं, ये स्टेट क्या कर रहे हैं, नौकरी अपने युवाओं को नौकरी कम दे रहे हैं और उनमें क्या कर रहे हैं, भत्ता बाँट रहे हैं, बेरोज़गारी भत्ता दे रहे हैं। तो क्या ये राज्य के लिए या भारत सरकार के लिए क्या यह नीति सही है कि युवाओं को रोज़गार ना देके उनको भत्ता दिया जाए? हमें युवाओं को रोज़गार देना होगा। भत्ता से ज़्यादा क्या देना होगा? रोज़गार देना होगा। और ये जो भत्ता देने का काम राज्य सरकारें कर रही हैं या भारत सरकार करती है, ये क्या कर रही है? ये केवल चुनाव जीतने का एक मुद्दा है। तो आइए देखते हैं क्या है। दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा आबादी किसके पास है? भारत देश के पास है। और सब बेरोज़गारी भी भारत में बहुत ज़्यादा है। बेरोज़गार युवाओं को नकद भत्ता देने की योजनाएँ अचानक क्यों बढ़ने लगी? क्या यह बदलती अर्थव्यवस्था की मजबूरी है या चुनावी रणनीति? ज़्यादातर इसको देखा जाए तो ये चुनावी मुद्दा है। भारत देश में बहुत सारे बेरोज़गार हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो बेरोज़गारी भत्ता जो दिया जा रहा है, वो उन युवाओं को थोड़ा हेल्प कर सकता है, जो लाइफ़ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तैयारी करके कोई जॉब हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए हो सकता है, लेकिन इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पे पड़ना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा भारत सरकार या राज्य सरकारों को इस पे फ़ोकस करना चाहिए कि युवाओं के अंदर स्किल को डेवलप किया जाए, उनके कौशल विकास को बढ़ाया जाए, जिससे वो सेल्फ रोज़गार भी शुरू कर सकें, मतलब अपना कोई बिज़नेस भी शुरू कर सकें या कहीं जाके कंपनी में अपने स्किल के मुताबिक रोज़गार पा सकें। राज्य सरकारों द्वारा किया जाने वाला यह नकद हस्तांतरण भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में सामाजिक सुरक्षा और गरीबी हटाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। वैसे अगर देखा जाए तो किसी को पैसा देकर उसकी गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता है। हालांकि ऐसे अधिकांश कार्यक्रम महिलाओं और किसानों से जुड़े होते हैं ताकि चुनावी लाभ पाया जा सके, लेकिन अब नगद हस्तांतरण लाभार्थियों का एक नया वर्ग उभर रहा है, जो है बेरोजगार युवा। करीब 10 राज्य सरकारें अपने बेरोजगार युवाओं को नगद राशि बांटती हैं। जैसे कौन-कौन से राज्य हैं? बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ये सब क्या हैं? ये अपने यहाँ युवाओं को रोजगार भत्ता, बेरोजगार भत्ता दे रही हैं। नगद आधारित नीतियों पर काम करने वाली संस्था प्रोजेक्ट DEEP के एक विश्लेषण के मुताबिक अभी लागू 11 कार्यक्रमों में से करीब 6 2022 से और 2024 के बीच शुरू हुए। 6 कितने शुरू हैं? 2000 लगभग 2 सालों के बीच में। कोविड-19 कारण पैदा हुई आर्थिक दिक्कतों के बाद विश्व स्तर पर और भारत में भी नकद हस्तांतरण एक लोकप्रिय नीति साबित हुई है। नगद सहायता वाली ये योजना मुख्य रूप से पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं को केंद्र में रखकर बनाई गई है, क्योंकि जरूरी योग्यता होने के बावजूद श्रम बाजार में उन्हें जगह नहीं मिल पा रही है। उदाहरण के लिए कर्नाटक की युवा निधि योजना डिग्री धारकों को 3,000 रुपए और डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपए का मासिक बेरोजगारी भत्ता 2 साल के लिए देती है। इसी तरह हरियाणा में सक्षम युवा योजना के माध्यम से स्कूली शिक्षा पूरी कर चुके किशोरों को 1,200 रुपए, स्नातकों को 2,000 रुपए और स्नातकोत्तरों को 3,500 रुपए का मासिक भत्ता दिया जाता है। ये जो भत्ते दिए जा रहे हैं, ये युवाओं को तो आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायता करेंगे ही, लेकिन युवाओं के अंदर जो अभी पहले हम बता चुके हैं कि स्किल डेवलप ज़्यादा करना चाहिए। राज्य सरकारों को उनके अंदर स्किल, जिससे वो, क्योंकि 3,000 रुपए भत्ता पाके वो अपना जीवन यापन नहीं कर पाएँगे। जब वो खुद अपना रोजगार शुरू कर लेंगे, तो उससे ज़्यादा पैसा कमाएँगे और उनके अगर स्किल डेवलप किया जाएगा, तो किसी भी कंपनी में भी उनको आसानी से जॉब मिल जाएगा। बिहार में मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना पहले केवल स्कूली शिक्षा पूरी कर चुके किशोरों पर लागू थी, लेकिन पिछले साल चुनावी से ठीक पहले ही इसे बढ़ाकर स्नातक तक कर दिया गया, क्योंकि युवा बेरोजगारी एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बनकर उभरी है। युवाओं में युवाओं में देखा जाए तो सब साक्षरता भी बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ बेरोजगार युवा भी बहुत ज़्यादा है और ये गरीब राज्य भी है। बिहार में अनुपात के हिसाब से देश की सबसे बड़ी युवा आबादी रहती है। अनुपात के हिसाब से देखा जाए तो बिहार में सबसे बड़ी युवा आबादी रहती है, लेकिन क्या है, वो अनस्किल है, इनके पास स्किल भी नहीं है। तो राज्य सरकार को क्या करना चाहिए? इनके अंदर स्किल डेवलप करना चाहिए। लेकिन यह राज्य रोजगार निर्माण के लिए संघर्ष कर रहा है, जिस कारण यहाँ के पलायन भी खूब होता है। यह सही है कि इनमें ज़्यादातर योजनाओं में कोई शर्त नहीं रखी गई, लेकिन कुछ कार्यक्रमों को कौशल विकास या कार्य आधारित प्रशिक्षण से जोड़ा गया है, जिनको अक्सर नगद प्लस नज़रिया कहा जाता है। इसमें नगद सहायता के साथ-साथ
व्यावसायिक प्रशिक्षण या कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। भारत में जहाँ शिक्षा, कौशल, श्रम बाजार की जरूरतों के बीच असंतुलन एक प्रमुख चुनौती के रूप में मौजूद है, वह नगद सहायता को कौशल विकास से जोड़ना विशेष रूप से जरूरी है। किसे जोड़ना चाहिए? कौशल विकास से जोड़ना चाहिए। इंटर्नशिप अनिवार्य शर्त है। बिहार सरकार योजना में भाषा, संचार कौशल, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान, व्यवहार कुशलता में प्रशिक्षण जरूरी है। हरियाणा में मासिक हस्तांतरण के अलावा लाभार्थियों को सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों से काम दिए जाते हैं, जिनमें उनको मानदेय भी मिलता है। इनमें युवाओं को कामकाज का व्यवहारिक अनुभव भी मिलता है। देश में कौशल और रोजगार के बीच कितनी असमानता है, यह 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण में साफ-साफ दिखता है, जिसमें बताया गया था कि केवल 8.25% स्नातक ही अपनी योग्यता के अनुरूप काम खोज पाते हैं। भाई ये आंकड़ा कितना कम है, 8% लोग ही स्नातक की योग्यता के अनुरूप अपना काम खोज पाते हैं। क्यों? इनके अंदर स्किल की कमी है। जबकि लगभग 50% स्नातक ऐसे प्राथमिक व अर्धकुशल पदों पर काम कर रहे हैं, जिसके लिए उच्च डिग्री की जरूरत नहीं है, जो उनके पास है। सर्वेक्षण में बताया गया कि श्रम बाजार की जरूरतों के अनुसार शिक्षा और कौशल विकास नीतियों में सुधार किया जाना चाहिए। जैसे हमारी नई शिक्षा जो आई थी 2000 एनईपी 2020, उसमें कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए दिया जाएगा उस नीति में। बेशक राज्य सरकारों के कार्यक्रम शिक्षित युवाओं को श्रम बाजार की खामियों से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारत एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकी दौर में प्रवेश कर चुका है। दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश में है? भारत में है। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी रहती है। 15 से 29 साल की युवा जो हैं, ये सबसे ज़्यादा भारत में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम की एक रिपोर्ट बताती है कि 2021 में कुल जनसंख्या का 27% युवाओं का था और 2036 तक घटकर 23% तक हो सकता है। अभी वर्तमान में लगभग 26 में भी देखा जाए तो लगभग 27 से 28% भारत में युवा रहते हैं और 2036 तक ये आंकड़ा बता रहा है कि 23 घट सकता है, लेकिन हमें नहीं लगता कि यह आंकड़ा घटेगा, बल्कि ये युवाओं की आबादी और ज़्यादा बढ़ेगी। भारत में हर साल लगभग 70 से 80 लाख लोग श्रम बल से जुड़ते हैं। ऐसे में जनसांख्यिकीय लाभांश को पाने के लिए इन नए नौजवानों के रोजगार पैदा करना जरूरी है। अभी 2036 तक तो नहीं, लेकिन ये मान सकते हैं कि 2040 के बाद युवा की आबादी घट सकती है भारत में। जैसे चीन है, पहले वहाँ भी युवा आबादी ज़्यादा थी, लेकिन जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, उन्होंने वहाँ पे क्या बुजुर्गों की संख्या बढ़ती गई, युवा आबादी कम होती गई। भारत में पढ़े-लिखे नौजवानों में बेरोजगारी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे जो देश के युवा हैं, वो अपने स्किल के मुताबिक रोजगार भी नहीं पा रहे हैं। हमारे यहाँ क्या है, जॉबलेस ग्रोथ पाई जाती है। हमारी इकोनॉमी में जॉबलेस ग्रोथ पाई जाती है। ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन उतने अनुपात में जॉब का निर्माण नहीं हो पा रहा है। क्योंकि उच्च शिक्षा जिस तरह से बढ़ी है, उतनी तेजी से नौकरियां पैदा नहीं हो रही हैं। इस पे सरकार को ध्यान देना होगा कि नौकरियां भी पैदा करनी होंगी। आवधिक बल श्रम सर्वेक्षण के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर सबसे अधिक शिक्षित युवाओं में है। स्नातकों में बेरोजगारी दर करीब 13% है, जबकि अशिक्षितों में करीब करीब शून्य है। भारतीय नौजवान की व्यावसायिक रोजगार की तुलना में शिक्षा और दफ्तरी कामकाज ही अधिक महत्व देते हैं। भारत में शिक्षा, रोजगार, प्रशिक्षण से दूर रहने वाले नौजवानों का अनुपात काफी अधिक है। यह 2024 में करीब 25% था, जबकि वैश्विक औसत 20% है। हालांकि ग्लोबल साउथ की यह सामान्य समस्या, जैसे ब्राजील में ऐसे नौजवानों का अनुपात करीब 20% है, तो दक्षिण अफ्रीका में लगभग 34% है। सीमित रोजगार निर्माण, शिक्षा व व्यावसायिक प्रशिक्षण की कमजोर व्यवस्था और लैंगिक विषमता जैसी मुश्किलों इन देशों में नौजवानों को श्रम बाजार से दूर किया है। नौजवान पुरुषों की तुलना में युवा महिलाएं शिक्षा, रोजगार में ज्यादा पीछे हैं। हमारे देश की जो महिलाएं हैं, वो क्या हैं? वो रोजगार में अभी बहुत ज्यादा पीछे हैं। अभी भी बहुत से क्षेत्रों में लोगों की मानसिकता क्या है कि लड़कियों को बस थोड़ा-सा क्लास 8 तक 9 तक पढ़ा के बस उनको घर बिठा देना, शादी कर देना उनकी। अभी बहुत से बिहार जैसे राज्यों में भी क्या है, कम एज में लड़कियों की शादी हो रही है, बाल विवाह हो रहा है। तो इस पर भी भारत सरकार को या राज्य सरकारों को ध्यान देना होगा। महिलाओं को भी पुरुषों के साथ समान रूप से रोजगार मिले और पुरखों पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देश के लिए आगे बढ़ें। इन महिलाओं का प्रतिशत 48.4 है, जबकि पुरुषों का 9.8। श्रम बल में लैंगिक असमानता कई कारणों से दिखती है। ये मुख्य रूप से सामाजिक प्रतिबंध और उपयुक्त नौकरियों की कमी महत्वपूर्ण है। किसी देश के न्याय संगत टिकाऊ आर्थिक विकास को यह स्थिति लंबे समय तक प्रभावित करती है। अगर देश की महिला और पुरुष एक साथ मिलकर विकास में हाथ बढ़ाएंगे,
तो भारत देश का विकास बहुत तेजी से होगा। अधिकांश विकसित देशों में बेरोजगारी भत्ता तब दी जाती है जब नौकरी छूट जाए। इससे संकट में घिरे परिवारों को मदद मिलती है। शोध से पता चलता है कि इस तरह की योजनाएं अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में सहायक हो सकते हैं, लेकिन यदि भत्ता उदारता से बांटी जाए तो बेरोजगारी का समय लंबा भी हो सकता है। जैसे देखा जाए तो भारत सरकार कई सालों से क्या दे रही है, राशन बांट रही है, फ्री में मुफ्त राशन बांट रही है 5 किलो के हिसाब से। तो इससे क्या हो रहा है, बहुत से गरीब लोग ऐसे हैं जो अब इसी के सहारे बैठ चुके हैं। तो उनके अंदर काम करने की इच्छा खत्म हो गई, क्योंकि उनको पता ही है सरकार उनको खाने के लिए तो दे ही रही, तो काम करने की जरूरत ही क्या है। तो इससे क्या होगा, इस पे भी भारत सरकार को सोचना होगा कि जो हम फ्री में बांट रहे हैं, कहीं इसके फ्री की चीजों को लेकर जनता आदी तो नहीं होती जा रही है। इस पर भारत सरकार को या राज्य सरकारों को सोचना होगा। लेकिन यदि भत्ता उदारता से बांटी जाए तो बेरोजगारी का लंबा समय भी हो सकता है, जिससे समग्र बेरोजगारी दर बढ़ जाती है। रोजगारहीन विकास, बार बार के आर्थिक झटकों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते असर को देखें, कई देशों में बेरोजगारी भत्ता सामाजिक सुरक्षा के महत्वपूर्ण कारक बन सकते हैं। ग्लोबल साउथ के देशों में युवा बेरोजगारी से निपटने के लिए अपने अपने उपाय अपनाने शुरू कर दिए हैं। जैसे चिली की यूथ एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी या सबसे कमजोर परिवारों के श्रमिकों को सहायता देती है, और दक्षिण अफ्रीका की सोशल रिलीफ ऑफ डिस्ट्रेस ग्रांट योजना यह बेरोजगारों को कुछ समय तक मासिक लाभ देती है। जैसे योजनाओं को रोजगार पाने की संभावना 25% तक बढ़ी है। भारत में मौजूद बेरोजगारी भत्ता योजनाओं को श्रम बाजार या कौशल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव को जांचने के लिए कुछ ही अध्ययन हुए। कर्नाटक सरकार के मुताबिक उसकी युवा निधि योजना से संबंधित कौशल आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम युवा निधि प्लस से में नौजवानों की भागीदारी बहुत कम है, जो बताती है कि उनमें कौशल विकास के प्रति रुचि कम है। राजस्थान के ऑडिट रिपोर्ट बताती है कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के 41% लाभार्थी 21 से 25 वर्ष वाले नौजवान, जो बेरोजगारी भत्ता पाने के लिहाज से बहुत छोटी उम्र है। इनसे इन योजनाओं की रूपरेखा और लक्ष्य को लेकर चिंताएं पैदा होती हैं। साफ है कि महिलाओं को लक्ष्य बनाकर शुरू की गई योजनाओं की तरह आने वाले समय में राज्य सरकारों को पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं के लिए भी योजनाएं बनानी होंगी। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 ने सरकार द्वारा परिवारों को दी जाने वाली नकद राशि में वृद्धि की ओर इशारा करते हुए चेतावनी दी कि बेशक ऐसी योजनाएं लक्षण क्षणिक लाभ देती हैं, लेकिन इनकी रूपरेखा निरंतर और दायरा राज्य की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये विकास को आगे बढ़ाने वाले सरकारी निवेश को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसका मतलब यह साफ है कि ये कार्यक्रम सम्मानजनक रोजगार पैदा करने वाली नीतियों का विकल्प नहीं बन सकता। जो भत्ता देने की योजना राज्य सरकारों की है, ये पूर्ण रूप से रोजगार के क्षेत्र में उन युवाओं को नहीं ला सकती। उन युवाओं के अंदर स्किल को डेवलप करना होगा। उनके उनकी क्षमता क्या है, वो क्या किस क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं, इस चीज की जांच करके और उनको उस दिशा में आगे बढ़ाना होगा। और युवाओं को भी देखना होगा कि वो अपने स्किल को डेवलप करें। केवल स्किल को डेवलप नहीं करेंगे तो भविष्य में रोजगार उनको नहीं मिल पाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।